गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले आपकी क्लास लिया और बताया कि एमएस वर्ड अब आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक दो दिन के लिए मैंने जैसे बोला था कि आप रिवीजन कर लो और उसमें जो भी कमियां हों, जो भी आपको समझ में ना आई हो, वो चीज़ें आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने उसका प्रैक्टिकल कर लिया होगा। अब आपका दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है एम एस एक्सेल। और एम एस एक्सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, उसके जितने भी मेन्यूज हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये काम करती है। बात यहाँ भी है कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो मैं फिर से बोल दूँ कि थ्योरी लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कशन करते रहें। ठीक है, तो आज से आपका एम एस एक्सेल स्टार्ट होने वाला है। ये किस तरह से काम करता है, ये कैसे हम इसको ओपन करेंगे, तो ये सेम एम एस वर्ड की तरह ही काम करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि एम एस वर्ड डेस्कटॉप से रिलेटेड, यानी कहा जाए कि आप इसकी फाइल तैयार करने के लिए अपन यूज करते हैं। और अगर कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी कार्य करने हैं तो एम एस एक्सेल हमें ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि एम एस वर्ड में ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती कैलकुलेशन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम एम एस एक्सेल पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप में देखें या आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि वहाँ क्या ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। ठीक है, तो एम एस ऑफिस नाम से अगर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है आपने, तो आपको एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक, तो अभी जैसे आपने एम एस वर्ड के बारे में पढ़ ही चुके हैं, उसके एक एक मेनू, उसके एक एक सब मेनू, कौन सा कमांड क्या काम करता है, कौन सा ऑप्शन किसमें यूज होता है, ये मैंने पूरा बताया। ठीक है, आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक्सेल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए कि सबसे पहले एक्सेल को किस तरह से आप ओपन करेंगे। तो अगर आपको डेस्कटॉप में दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी सर्च करके एम एस एक्सेल टाइप कर दीजिए। ठीक, और जैसे आप टाइप करेंगे वैसे एक्सेल आपको मिल जाएगी। ये देखिए एक्सेल 2016। अब इस पर हमें सिंगल क्लिक कर देना है तो ये एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्लिक किया, ये देखिए ऑफिस का एक्सेल ओपन हो गया है यहाँ पे। ठीक, अब जैसे मैंने बार बार बोला है कि हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमें मालूम होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए अगर आप मान लीजिए पता नहीं है तो आप इससे ही पता कर सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल को ओपन करने के बाद फिर मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, ठीक है, और सेव करने के बाद आप देख लीजिए कि इसका एक्सटेंशन कैसे पता किया जा सकता है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं मालूम तो देखिए मैंने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल को ओपन करने के बाद मैं इस फाइल को सेव किए दे रहा हूँ। ये फाइल पे गया मैं और फाइल पे जाने के बाद सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, ठीक है, कहाँ सेव करना है इस फाइल को, मैं इसका लोकेशन दे देता हूँ। मैं अपने फोल्डर के अंदर इसको सेव किए दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखते होगे एम एस वर्ड की फाइलें बनी थी। ठीक है, और यहाँ बुक 1 की जगह या ये कर दूँ BCA 1 नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये देखिए BCA 1 नाम से ये सेव हो गया। अब आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद करने के बाद अपने फोल्डर पे जाए, जो आपका फोल्डर था जहां आपने सेव किया है। मैंने इस फोल्डर के अंदर गया, ऑफिस ऑटोमेशन में गया, ये देखिए एक्सेल नाम की फाइल यहाँ पे सेव। आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज, ये देखिए राइट क्लिक मैंने किया और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने कहा कि हर फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls। ये एक्सटेंशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जो मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन से हमारी फाइल को सिस्टम पता कर पाता है कि किस एक्सटेंशन में कौन सी फाइल सेव है।
जैसे मैंने कहा कि एक ही नाम की फाइल आप एक ही एप्लीकेशन पे नहीं सेव कर, जैसे मैंने BCA1 दिया और MS वर्ड की फाइल अगर BCA1 दे दूंगा, ठीक है, तो ये BCA1 MS वर्ड में एक ही बार सेव होगी, तो दूसरा अगर दूसरी फाइल बना के आप BCA1 देना चाहें तो सेव नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन BCA1 आप एक्सेल पे जाकर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी, पावर पॉइंट में जाकर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें इन छोटी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको अगर जानकारी चाहिए कि आपके फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो आप पहले तो ऐसे ही जाने कि जैसे मैंने बोला था कि MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx, एक्सेल का .ls और पावर पॉइंट का .ppt, ये एक्सटेंशन होते हैं। इससे हमारे सिस्टम ये पता कर लेता है कि कौन सी फाइल किस एक्सटेंशन में सेव की गई है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बंद किए दे रहा हूँ। अब आते हैं अपनी फाइल पे जिस पर हमें काम करना है, ठीक। तो ये फाइल बाय डिफॉल्ट आपने ओपन कर लिया है। देखिए, ओपन करने के बाद आप देखिए इसमें वही चीज मिल रही है, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। ये पूरे वही ऑप्शन है जो आपने MS वर्ड में पढ़े हुए हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा अब अलग काम करेंगे। जैसे फार्मूला है, फार्मूला में ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे, यानी कहा जाए कि कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन पहले यहाँ के कुछ चीजें मैं बता दूं आपको कि MS वर्ड में अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं, MS एक्सेल की विशेषता, तो MS एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये MS वर्ड से अच्छी बेहतरीन हमें कैलकुलेशन करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दूसरा, MS वर्ड में हमें एक डॉक्यूमेंट में पेज बाय पेज खोलना पड़ता है। अगर हमने इसमें एक सीट खोल लिया है तो एक सीट में हम साल 2 साल तक काम कर सकते हैं, जबकि MS वर्ड का हर पेज हमें ओपन करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम तुलना करें, यानी कहा जाए कि MS एक्सेल में अगर मैं रो और कॉलम की बात करूं, तो ये जो सेल बने होते हैं ये रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं, जिनका एक एड्रेस होता है, जो कि ऐसी फैसिलिटीज हमें MS वर्ड पे नहीं मिलती, ठीक। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी चीज, जहां हमें MS वर्ड में डॉक्यूमेंट और पेज बोलते हैं, उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, एक्सेल में बात करें, तो एक्सेल में सीट बोलते हैं और वर्क बुक बोलते हैं। यानी कहा जाए कि वर्क सीट और वर्क बुक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क बुक एंड वर्क सीट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो आपको ये अंतर बताना चाहिए कि सीट देखा जाए तो पर्टिकुलर जो वर्क बुक है ये कलेक्शन ऑफ सीट, यानी कई सीट्स का ही कलेक्शन होती है, जो कि वर्क बुक जो सीट है ये रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई सीट होती है। यानी एक वर्क बुक में बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो देखिए यहाँ पे सीट खुली हुई है, एक सीट, ठीक है। इस तरह से आप कई सीट खोल सकते हैं, यानी वर्क बुक के अंदर वर्क सीट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, वर्क बुक के अंदर वर्क सीट होती है। कहा जाए कि ये पूरा, अगर मैं इसको वर्क कर दूं कि वर्क बुक है, और वर्क बुक अगर मैंने ओपन किया तो वर्क बुक के अंदर की वर्क सीट मिल रही है, और कई सीट हम यहाँ ओपन कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, जहां भी कर्सर हम रखते हैं, देखिए ये एड्रेस हमें डिस्प्ले करता है। अब ये एड्रेस क्या है, ये सिलेक्शन एड्रेस, देखिए ये सिलेक्शन एड्रेस एक्चुअली आपके कर्सर का है। ये D और 6, ये D6 बता रहा है, ये एड्रेस क्या है, D6। यानी कहा जाए कि अगर मैं XP के अकॉर्डिंग बात करूं, 2003 के अकॉर्डिंग बात करूं, तो 65,536 रो हुआ करती थी और 256 कॉलम्स हुआ करते थे। यानी ये रो, ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये रो कहलाती है। ये जो सिलेक्टेड एरिया आपको दिखा रहा हूँ ये सभी रो कहलाती है, और ये सभी आपके कॉलम्स कहलाते हैं। ये XP की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2016 के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक अनुमान लगाने की कोशिश की कि इसमें कितनी रो हो, तो मैंने दिया 1 लाख, ठीक है, और एंटर किया। ये देखिए इसमें 1 लाख रो है। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया 2 लाख,
यानी आप यहाँ से पता भी कर सकते हैं कि कितनी रो है। ये मैंने 2 लाख दिया, 2 लाख भी रो आपको मिल रही है। फिर मैंने किया इसमें 3 लाख, ठीक है, और इंटर किया, 3 लाख भी रो, मतलब ये खुलती चली जा रही है रोज। तो अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि कितनी रो होंगी, देख सकते हो 4 लाख, ठीक। मैं इसको सीधे 10 लाख की दे रहा हूँ, 10 लाख, ठीक। आप अनुमान लगाइए कितनी हो सकती है। मैं इसको सीधे 20 लाख की दे रहा हूँ, 20 लाख नहीं, यानी 10 लाख से ज्यादा है और 20 लाख से कम है, तो यहाँ अब आप और कम कर सकते हैं। मैंने कहा 15 लाख, 15 भी नहीं है, ठीक। तो आ जाते हैं सीधे 11 लाख, 11 भी नहीं है, यानी 10 लाख के बाद है। तो 10 लाख के बाद है तो हम यहाँ पे ये अनुमान लगाए कि 10 के बाद कितना है, 10,50,000 कर देते हैं, ठीक है। 10 लाख 10,50,000 ही नहीं है, ठीक। फिर 10 लाख के बाद ये है 10,10,000 तक है, ठीक। यानी इस तरह से मेरा सिर्फ ये 10,11,000 भी है। मेरा सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि अगर आप अपनी सीट की कैलकुलेशन करना चाहें या सीट का रो देखना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये बेसिक टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आखिरकार कितने रो और कॉलम्स हैं। ये देखिए, ये नेम बॉक्स होता है, इस नेम बॉक्स में यानी कहा जाए कि ये वाला पोर्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से जो भी हम यहाँ लिखेंगे ये पूरा फार्मूला बार पे यहाँ लिख जाएंगे, फार्मूला बार कहलाता है। जैसे ये आपका जो मीनूज दिख रहा है तो मीनू बार कहलाता है, इसी तरह से ये फार्मूला बार कहलाता है। तो यहाँ पे हमें सब चीज़ मालूम होना चाहिए कि किसको कौन से ऑप्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है आपकी और ये फार्मूला बार है, ठीक है। अब देखिए ये रो, ये जो सेल आपको दिख रहा है, देखो चारों तरफ से बॉक्स की तरह ये दिख रहा है, ये रो और कॉलम से मिलके बना होता है, रो ये और कॉलम ये, ठीक है। आपसे पूछा जाता है सेल किसे कहते हैं, तो रो और कॉलम से जो मिलके बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और जितना भी काम होता है ये एक्चुअल देखें तो हम सेल पे ही काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? सेल पे ही काम करते हैं। और सेल बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखता हूँ 35, ये देखिए ये 35 यहाँ लिख गया, लेकिन ये एक एड्रेस, ये देखिए 35 E6 में है, E6 ये एड्रेस, ठीक। ये नॉर्मल वे पे हम काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया 35, तो देखिए यहाँ जैसे कर्सर लाऊंगा ये एड्रेस मुझे दे दिया, यहाँ पे कर्सर लाऊंगा ये एड्रेस G8 पे, G8, यानी ये इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम कहीं से किसी भी जगह से एड्रेस के माध्यम से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। सम करना है, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है, यहाँ हम उस एड्रेस को एक्सेप्ट करें और एड्रेस का एड्रेस दें, एड्रेस की वैल्यू यानी उस सेल की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि एक सीट में इतनी सारे रोज हैं, तो हम उस सीट में कितने दिनों तक काम कर सकते हैं। और बहुत से छात्र या छात्राएं क्या करते हैं, एक फाइल ओपन किया, उसमें थोड़ा सा काम किया, काम करने के बाद उस फाइल को सेव कर दिया और फिर एक दूसरी वर्कबुक ओपन कर दिया। इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है? इससे फायदा ये है, फायदा तो नहीं कहेंगे, इससे नुकसान ये है कि आप अपने सिस्टम की मेमोरी को जल्दी फुल कर रहे हैं। जो कि काम उसी पे हो जाना था, उसी सीट पे आप साल भर काम कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ थोड़े से कैरेक्टर्स में इनपुट किया और सीधे उस फाइल को बना के रख दिया। ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है।
इससे फायदा आपको कहीं भी नहीं है। आप अपने सिस्टम के प्रोसेस को धीमा कर रहे हैं, आप सिस्टम की प्रोसेस को धीमा ना करें। अब देखिए, जैसे मैंने अभी छोटी सी चीज आपको बताई, ये सीट 1 है। अब यहीं पे मैं क्लिक कर दूँ, ये सीट 2, यहीं पे क्लिक कर दूँ सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6। अब सोचिए कि सीट 1 में जब हम इतना काम कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम सीट 2 में काम कर सकते हैं। तो ये वर्कबुक के अंदर ही हम सभी काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इनको डिलीट नहीं किया जा सकता है, आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। नहीं चाहिए मत रखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारी सीट 1 बस बची। तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस आज करा रहा हूँ कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं, कौन सी वर्कबुक कहलाती है, कौन सी वर्कशीट कहलाती है, और इसमें क्या काम किए जा सकते हैं। अभी आप MS वर्ड पे जब काम करते थे तो आप देखते रहे होंगे, वहाँ अगर 1 2 3 4 5 टेबल बनाया है तो आपको नंबर्स लिखने हैं। यहाँ हमें देखो नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमने 1 और 2 1 दे दिया और उसको एक 2 सीरियल दे दिया, और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक देखिए सेलेक्ट किया, और इसका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कहा जाए कि इस पॉइंट पे जैसे माउस पॉइंटर हमारा इस तरह बने, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये देखिए एक सीरियल ऑटोमेटिक बन गया है। ये बोल्ड करके, ये बड़ा करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक। तो ये सुविधा है इसके। अब देखिए, इनके बीच की दूरी भी देखो फिक्स होगी, किसी भी कॉलम्स की दूरी कम ज्यादा नहीं होगी। देखिए माउस पॉइंटर यहाँ लाइए और क्लिक करिए, देखिए बिट्स देखिए 8.43, यानी कहा जाए 64 पिक्सल्स हैं। ठीक है, इसी तरह इस पे देख सकते हैं 8.43 64 पिक्सल। इसी तरह रो को भी आप नाप सकते हैं, ये देखिए 15 पॉइंट है और 20 पिक्सल। हर सेल हर रो की यही कंडीशन होगी, यानी इनके जो डिस्टेंस है बीच की सेम होगी सभी की। ठीक है, तो अब अगर ये सेम है तो ऐसा नहीं कि हम इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको इसको कम ज्यादा करना है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। इसको कम ज्यादा करना है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये देखिए, तो हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि ऐसा नहीं है कि ये जो फिक्स है तो फिक्स है, इस पे वही काम करता है। जैसे अभी आपने वर्ड पे काम किया, वर्ड पे क्या काम किया, अनडू रीडू कट कॉपी पेस्ट, ये पूरा वही काम यहाँ भी है। अनडू रीडू कट कॉपी पेस्ट वही बटन जैसे उसमें आप काम करते हैं। तो अगर कंट्रोल आप जेड करेंगे तो अनडू रीडू, वाई करो रीडू, यानी मुझे फिर से लाना है, कंट्रोल वाई के साथ मैं प्रेस करूँ, ये आ गया, कंट्रोल जेड के साथ अनडू कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन वही वाले ऑप्शन अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन काम कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हर ऑप्शन फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फाइल को उठाऊंगा, फाइल के ऑप्शन को लूँगा, होम लूँगा, इंसर्ट लूँगा, पेज लेआउट लूँगा, ऐसा नहीं है। मैं आज जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सिर्फ आपको इन सेल्स के बारे में बता रहा हूँ, रो के बारे में बता रहा हूँ, कॉलम्स के बारे में बता रहा हूँ, शीट के बारे में बता रहा हूँ, वर्कबुक के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। ठीक, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस पे काम होता है। वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, यानी बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट खुलती है, लेकिन इसमें आपको बाय डिफॉल्ट 1 वर्कशीट खुल के आई है। ठीक है, और ये सभी वर्कबुक के अंदर रहती है। ठीक, अगर देखें बात करें तो हम एक सीट पे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक सीट पे हम सालों साल काम कर सकते हैं। कितना भी आप काम करते चले जाइए, ये सीट्स, ये रोज, ये कॉलम्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए जैसे बुक मार्क हम MS वर्ड पे बनाए हैं, इसमें भी वही काम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप यहाँ काम कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद आपने दूसरी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ अब आप भूल गए हैं कि कौन से रो और कॉलम्स में थे हम, तो हम बुक मार्क बना देंगे, हम क्लिक करेंगे, सीधे हम उसी जगह पहुँच जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, यानी वो फैसिलिटीज भी हमें यहाँ पे है, ऐसे फीचर्स इसमें भी अवेलेबल हैं। देखा जाए तो रैपिंग टेस्ट के भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी फीचर्स है।
इसमें मेल मर्जिंग माइक्रो की भी फैसिलिटीज आपको इस पे अवेलेबल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें है, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी तरह की ऐसी कंडीशंस लगानी है तब भी आपकी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है एक्सेल पे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी विशेषता है। ठीक, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, तो आज की जो मैं क्लास लिया हूँ वो सिर्फ आपके इंट्रोडक्टरी क्लास लिया हूँ। ये वीडियो महत्वपूर्ण है, आप इसको देखें और इंट्रोडक्टरी क्लास में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल कितना महत्वपूर्ण है। अब भी मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया, सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि देखो हम इसको स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए यहाँ पे आप अगर इसका गैपिंग देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब एक सीरीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सीरीज भी बना सकते हैं। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, हमने उसको सिर्फ इंडिकेट बस किया कि हमें ऐसी सीरीज चाहिए। ये चाहें तो आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। यानी ये सुविधा भी हमें एक्सेल में अवेलेबल है। अब आप सोचिए कि कितनी अच्छे फीचर्स हमें ये एक्सेल प्रोवाइड करता है। ठीक, ठीक है, तो चलिए आज का मेरा सिर्फ इंट्रोडक्टरी था। कल से मैं इसके नए ऑप्शंस के साथ, यानी कहा जाए कि फाइल मेनू के जो ऑप्शंस हैं उनको लेके बताऊंगा कि किस तरह से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो आज फाइल बनाना तो आप सीख गए, जैसे MS वर्ड की फाइल बनाते हैं ठीक इसी प्रकार MS एक्सेल की भी फाइल बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक बस इंट्रोडक्शन था। तो MS एक्सेल का मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। अब कल से मैं इसमें आगे के ऑप्शन यूज करूंगा और उनको करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल करिए आप, ठीक है। ठीक, चलिए तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ।